नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 17वां क्लास है। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 8 के इतिहास को, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित है। और हम देखेंगे दो अध्याय को। पहला है कैसे, कब और कहाँ, और दूसरा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो पहला अध्याय है कैसे, कब और कहाँ, इससे कुल 2 क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो पहला कह रहा है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे जो आपका अगला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आपने पता है कि वारेन हेस्टिंग गवर्नर 1773 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और रॉबर्ट क्लाइव जब बना था तो वह बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है। और तीसरा कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यह बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे अगर ये पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा है, तो बेसिक तौर पे हम कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि 1 और 3 सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। तो आप सभी ने पता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो था वह जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। तो बात करते हैं यहाँ पे कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जो थे जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। मिल को लगता था कि सभी एशियाई समाज सभ्यता मामले में यूरोप से पीछे है और ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वह मानता था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ इस पुस्तक में जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वह हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। और जो दूसरा अध्याय वह है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसमें कुल आपके 19 क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए, और इन रेजिडेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो पहला कह रहा है कि ये कंपनी राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, तो बिल्कुल सही है कि ये कंपनी क्या थे, बेसिक तौर पे राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। और दूसरा कह रहा है कि इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामले में दखल देते थे। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कित्तूर यानी कि वर्तमान के कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि रानी चेन्नम्मा भी थी और रायन्ना भी थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि ए और बी दोनों लोग बेसिक तौर पे अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है। तो बात करते हैं यहाँ पर रानी चेन्नम्मा, जो कि कित्तूर यानी कि वर्तमान के कर्नाटक में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया, जिस कारण 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया, किसको, रानी चेन्नम्मा को। और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं चेन्नम्मा की। तो चेन्नम्मा के बाद कित्तूर की स्थिति में बेसिक तौर पर संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने प्रतिनिधित्व अपना जारी रखा, और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, और आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा और 1830 में इन्हें फांसी पर लटका दिया रायन्ना को। तो ये रानी चेन्नम्मा और रायन्ना दोनों के दोनों अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको चुनना है। पहला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपी की सफाई देनी पड़ी थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि वारेन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि भारत में
लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन 30 कि 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों सही हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर 1767 में भारत से वह रवाना हुआ और उसकी संपत्ति जो थी वह थी 40,11,002 पाउंड के बराबर थी। अतः कि बेसिक तौर पर हम बात करें कि 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी थी और इस मामले में से तो वह बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। तो वारेन हेस्टिंग्स के वापस लौटने पर एडमंड बर्के ने उसके ऊपर बंगाल का शासन सही ढंग से न चला पाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला जो 7 साल तक चला था। और अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार की आवश्यक नीतियों पर चल रही थी और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 1823 तक यह बेसिक तौर पे भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई और कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीयों के ऊपर राज्य कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना करी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जानते हैं बेसिक तौर पे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय 3 प्रेसिडेंसियाँ यानी कि प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, जो कि बंगाल, मद्रास और बम्बई थीं। हर एक शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार कार्य किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर से उल्लेखनीय उसका होता है 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले में 2 अदालतें बनाई थी। एक था आपका फौजदारी अदालत और दूसरा था आपका दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और फौजदारी अदालत अभी भी काजी यानी कि एक न्यायाधीश और मुस्तफी यानी कि मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून का व्याख्या करता था के ही अंतर्गत आता था, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में भी काम करते थे। बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में की गई थी। इसके अलावा बेसिक तौर पे कोलकाता में अपीलीय अदालत सदर नजीमात अदालत की भी स्थापना की गई थी इसी के साथ साथ। अगला आपका है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया था। तो यह गलत है। हम यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले किसका विलय किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन सही होता है ए वाला कि केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अब जानते हैं कि ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी बड़ी लहर 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और डलहौजी ने नई नीति अपनाकर जिसे विलय नीति का नाम दिया था, इसके तहत बड़े साम्राज्यों को अपने भूभाग में मिलाया। इस नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, तो उस रियासत को हड़प लिया जाता था यानी कि वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले इस मतलब जो विलय हुआ था अवध का नहीं, किसका विलय हुआ था, सतारा का। और सतारा का विलय कब हुआ था, 1848 में। उसके बाद संबलपुर 1850 में, उसके बाद छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1892, उसके बाद नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में विलय हुए थे। बात करते हैं 1856 में कंपनी ने अवध के लिए अपने निर्णय मतलब बेसिक तौर पे निर्णय भी ले लिया कि एकदम मतलब उसमें कहा गया था कि 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया और यहाँ पर कहा गया कि अवध की जनता ने नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए बेसिक तौर पर अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे और इसीलिए हमने अवध को अपने कब्जे में लिया है। तो सबसे लास्ट में बेसिक तौर पर मतलब यहाँ पे अवध की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने हवाला दिया था कि जनता ने कहा था कि हमें अपने नियंत्रण में ले लो क्योंकि यहाँ का जो नवाब है वह कुशासन करता है।
अगला कथन और कारण से है, तो यहाँ पे जानते हैं कथन और कारण को। तो कथन कह रहा है कि कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कारण कह रहा है कि कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत में अपने प्रभाव को ले सकता है, तो यह भी कारण भी सही है। तो कथन जो है, सॉरी, कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है और कथन कारण दोनों सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि कंपनी को भय था कि रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैले उत्तर पश्चिम से भारत की ओर अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम भारत को भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन भी स्थापित कर लिया। 1843 में संधि में भी अंग्रेजों के मतलब कि बेसिक तौर पे अफगानिस्तान जो था 1843 में एक संधि हुई और उस संधि के तहत भी लगभग जो अफगानिस्तान का अन्य हिस्सा बचा था वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब से अंग्रेजों की 2 और लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को अपने अधिग्रहण में ले लिया। तो इस प्रकार से पूरे उत्तर भारत का जो था बेसिक तौर पर क्षेत्र अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि मराठाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा, जो कि बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें ये लोग हार गए थे। दूसरा जो कह रहा है कि मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी यानी कि राजमंडल के सदस्य थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई के संधि के साथ समाप्त हुआ, तो ये गलत है। क्यों गलत है हम आपको आगे बताते हैं। और तीसरा कह रहा है आपका कि तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया, तो पेंशनर बना के भेज दिया गया। उसी में आपके आते हैं नाना साहब, ठीक है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अब जानते हैं यहाँ पर कि आपने पता है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई और इस हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। आगे की अगर बात करें तो युद्ध के बाद मराठा क्षेत्र के कई सारे राज्यों में बांट दिए गए और इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथों में दे दी गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राजमंडल के सदस्य हुआ करते थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक या प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। आगे की अगर बात करें तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वह 1782 में सालबाई संधि के साथ समाप्त हुआ था और जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था, इसलिए आपका तीसरा वाला कथन गलत होता है। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में हुआ था और परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई तथा उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई सारे भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। तो दूसरी जो आपका युद्ध हुआ था उसमें देवगांव की संधि हुई थी। और बात करते हैं तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का, जो कि 1817 से 1819 के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशनर बनाकर भेज दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका है कि पहला कह रहा है कि मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, ये भी आपका सही है। और तीसरा जो कह रहा है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1, 2 और 3 ये सभी के सभी सही हैं। अब बात करते हैं प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था आपका 1767 से 1769 के बीच में और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1780 से 1784 के बीच में और तृतीय जो हुआ था ये हुआ था 1790 से 1792 के बीच में और चतुर्थ जो हुआ था वह 1799 में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था 1700। तो इस प्रकार से 4 आंग्ल मराठा मतलब मैसूर युद्ध हुए थे। 1792 में मराठों बेसिक तौर पे अगर बात करें तो 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजियों ने मिलकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी और इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को बंधक बनाकर रख लिया गया था। चौथे अर्थात श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध में कंपनी को सफलता मिली और टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया और इसके बाद मैसूर राजकाज जो था उसको पुराने बोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक तौर पे कि टीपू ने बेसिक तौर पे अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की नहीं, फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। आपने पता है कि हैदर अली के अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1761 से 1782 तक, और टीपू सुल्तान के शासनकाल की बात की जाए तो 1782 से लेकर 1799 चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी के समय बेसिक तौर पे मालाबार पर तट पे जो व्यापार होता था वो पूर्ण रूप से मैसूर के रियासत के नियंत्रण में था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची या और नारियल रोका तथा स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान को जैसा सभी ने पता है कि शेर ओ मैसूर कहा जाता है, और उसकी राजसी जो झंडे थे उस पर शेर की तस्वीर भी आप लोगों ने देखा होगा। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों को से उनके व्यापारिक घनिष्ठ का मतलब कि व्यापारिक घनिष्ठता काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए बेसिक तौर पर उसने फ्रांसीसियों की सहायता ली थी, न कि डचों की। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस संधि के तहत रियासत को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को ही चुकाना पड़ता था, तो ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माना के तौर पर उनका इलाका उनसे छीन लिया जाता था, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम कौन सा है। तो आप सभी ने पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद आपके डच आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, और लास्ट में आपके आते हैं फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है आगे देखते हैं। और दूसरा कह रहा है कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और पहला वाला गलत है, तो आपका सही ऑप्शन तभी। अब यहाँ पे जानते हैं कि 12 अगस्त साल 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था, न कि बंगाल के नवाब ने। ठीक है, तो मुगल सम्राट ने कंपनी का दीवान नियुक्त किया था, अतः कथन एक आपका क्या होता है, गलत होता है। दीवानी बेसिक तौर पे दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। उस समय तक कंपनी को भारत से ज़्यादा चीज़ें बेसिक तौर पे ब्रिटेन से लानी पड़ती थी, और जब दीवानी मिल गया तो उन्हें सोने चांदी ब्रिटेन से लाने नहीं पड़ते थे, यहीं से उन्हें बेसिक तौर पे मिल जाता था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने चांदी की निकासी कम होने लगी थी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अतः आप से देख सकते हैं कि कंपनी अपना अच्छा खासा राजस्व यहाँ से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि पहला कह रहा है कि यह युद्ध कंपनी और मीर जाफर के मध्य लड़ा गया था, जो कि गलत है। आगे हम बताएं क्यों गलत है। दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि इस युद्ध में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे हम देखते हैं कि आपका है कि इस युद्ध के बाद अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाना तय हुआ था, तो ये आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि केवल तीसरा सही है। अब इसके बारे में जानते हैं कि आपने पता है कि बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 में लड़ा गया था, और इसमें कंपनी और मीर कासिम के मध्य बेसिक तौर पे लड़ा गया था, और इसमें बेसिक तौर पे ठीक है, तो कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पे जाफर नहीं होगा, क्या होगा, मीर कासिम। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, और आपने पता है कि इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई थी। अगले स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की जीत के बाद मीर जाफर को दोबारा क्या किया गया था
कि कंपनी मतलब कि दोबारा इसको नवाब बनाया गया था, तो यहाँ पे कासिम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जाफर होगा। तो जाफर को नवाब बनाया गया था। और अगला तो स्टेटमेंट आपका सही ही है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला जो कह रहा है कि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, ये भी आपका सही है, यही हार का मेन कारण था। और तीसरा कह रहा है कि इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो ये भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि 1, 2 और 3 आपके सही हैं। आपने पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था साल 1757 में, और इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला के सेनापति में से एक मीर जाफर की सेना की टुकड़ी ने कंपनी का साथ देते हुए इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और जो कि उसके हार का बहुत बड़ा कारण था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जानते हैं कि नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की थी, बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार तो दिया परंतु कंपनी को किलेबंदी से रोक दिया, तो यह गलत है क्योंकि स्टेटमेंट उल्टा है। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि आपका ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि एक ही सही है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बंगाल के नवाब शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया तथा व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। इस प्रकार से आपका पहला स्टेटमेंट तो सही होता है। दूसरे की अगर बात करें तो उन्होंने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और किलाबंदी को बढ़ाने से इन्होंने क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत होता है। आगे अगर बात करें तो कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी नवाब के राज्य के आंतरिक मामलों में टांग भी अड़ाती थी। साथ ही कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार भी तबाह हो रहा है। ये टकराव दिनों दिन और गंभीर होते गए। अंततः इस टकराव के परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो आपने पता है कि सबसे पहले बंगाल का नवाब कौन बना, मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां बनता है, और अली वर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर कालीकाता गांव की जमींदारी खरीद दी थी, जो बाद में कलकत्ता बना, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो निजी तौर पे व्यापार चलाते थे, दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। तो यह गलत है, क्यों गलत है आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से पहले तो आपका ऑप्शन एक सही होता है कि केवल पहला सही है। जानते हैं कि 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ बेसिक तौर पे किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी खरीद ली, और इन 3 गाँवों को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया, कोलकाता शहर बनाया। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। औरंगजेब ने इस फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं मिली थी। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि यह दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि बेसिक तौर पर कंपनी को ही निःशुल्क व्यापार चलाने के, निजी तौर पर जो व्यापार चलाते थे उनको ये चीज़ें नहीं मिला था। अगला जो क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में पूरे से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के बने बारीक सूती के कपड़े और रेशम की यूरोप की बाजारों में बहुत अधिक मांग थी, ये भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस समय तक पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन था डी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। तो जानते हैं आपको कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात
बेसिक तौर पर इजाज़त हासिल किया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। कब? 1600 में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इसका अर्थ था कि इंग्लैंड की कोई और व्यावसायिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व में बाजार से आने से नहीं रोक सकता था। इस कालखंड में यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे मसालों की भी जबरदस्त यूरोप के मार्केट में मांग थी। पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले भारत आए और इस समय तक उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वह गोवा में अपना ठिकाना भी बना चुके थे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है कि भारत पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री किस देश से संबंधित है? तो आप सभी ने पता है कि वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और यह 1498 में, ठीक है, 1498 में, ठीक है, बेसिक तौर पे कोलकाता मतलब कि सॉरी केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों ये हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ें, जो कि कक्षा 8 से संबंधित है। जैसे ही 8 का इतिहास समाप्त होगा हम लोग साइंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।